एपिसोड 19। गुरुदेव की तलाशी। एक तरफ प्रेम वहां से जाने के लिए अपने पैर आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ प्रेम की बात सुनकर गुरुदेव को गुस्सा आ जाता है। वह जाते हुए प्रेम को रोकते हुए कहते हैं, सुनो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हम लोग इतने खाली हैं कि अपने मनोरंजन के लिए लोगों की तलाशी लेंगे? गुरुदेव की बात सुनकर प्रेम चलते चलते रुक जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं है और फिर आगे बढ़ जाता है। प्रेम को अपनी बात अनसुनी करके जाता हुआ देखकर गुरुदेव का गुस्सा बढ़ने लगता है। वह प्रेम पर वार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने लगते हैं। प्रेम इस बात से बिल्कुल अनजान कि गुरुदेव उस पर वार करना चाहते हैं। वह आराम से चलता हुआ आगे जा रहा था, लेकिन उसके पीछे चल रहा राम सहाय गुरुदेव को अपनी शक्ति जागृत करते हुए देख लेता है, लेकिन इससे पहले वहां पर मौजूद कोई भी कुछ समझ पाता या फिर राम सहाय प्रेम को कुछ कह पाता, उससे पहले ही गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से प्रेम पर पीछे से हमला कर देते हैं। राम सहाय, जिसने पहले ही गुरुदेव को प्रेम पर हमला करते हुए देख लिया था, वह समय रहते ही उसे हमले से खुद को बचा लेता है, लेकिन वह हमला सीधे प्रेम की पीठ पर लगता है, जिससे तेज विस्फोट होता है और प्रेम दूर हवा में उड़कर दीवार से टकरा जाता है। विस्फोट इतना भयंकर था कि वहां पर मौजूद लोगों को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कनक गुरुदेव की इस हरकत को देखकर हैरान हो जाती है। यह सब इतनी जल्दी हुआ था कि कनक को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला था। कनक तो इस बात को लेकर परेशान हो रही थी कि अब वह सुमति को वह हार कैसे लौटाएगी। कनक इसी बात को लेकर अपने बाल नोच रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद बाकी सभी इस बात को लेकर परेशान थे कि जिस आदमी पर गुरुदेव ने हमला किया है वह जिंदा भी है या मर गया। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी हालत राम सहाय की थी। वह भागते हुए प्रेम के पास जाता है, जो जमीन पर गिरा हुआ था। उसे इस वक्त प्रेम को इस नीलामी घर में लाने का अफसोस हो रहा था। उसे लगा था कि प्रेम अब सच में बदल गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह चाहे जितना भी बदल ले, लेकिन उसे लड़ाई विद्या नहीं आती है, और उसी का नतीजा आज राम सहाय के सामने था। राम सहाय घबराते हुए प्रेम को हाथ लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, लेकिन इससे पहले राम सहाय का हाथ प्रेम को छुपाता प्रेम अचानक उठकर बैठ जाता है और जोर जोर से खांसने लगता है। प्रेम को सही सलामत देखकर राम सहाय की जान में जान आती है। अगर आज प्रेम को कुछ हो जाता तो महाराज राम सहाय को जिंदा नहीं छोड़ते। महाराज भले ही प्रेम प्रताप से प्यार ना करते हो, लेकिन राम सहाय को इस गलती की सजा जरूर मिलती। प्रेम खांसते खांसते खुद को संभालता है और वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। प्रेम को सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा होता देखकर गुरुदेव आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति छठे स्तर की थी, जिसे बहुत कम ही लोग जागृत कर पाते हैं, और इतनी ताकतवर आध्यात्मिक शक्ति होने के बाद भी प्रेम को जीवित देखकर गुरुदेव हैरान होकर प्रेम की तरफ देखने लगते हैं। प्रेम अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपने कपड़े झाड़ता है और हैरान खड़े गुरुदेव की तरफ देखने लगता है। उसे नहीं लगा था कि गुरुदेव बात को अनसुना करने की वजह से उस पर वार कर देंगे। प्रेम को भी अब गुस्सा आने लगा था। प्रेम अपने हाथों की मुठिया काश लेता है, लेकिन गुरुदेव से कुछ कहने से पहले प्रेम अपने मन में कुछ सोचता है। फिर मुस्कुराते हुए गुरुदेव की तरफ देखकर कहता है, गुरुदेव, यह आपने अच्छा नहीं किया। जब मैंने आपका राज रखा तो अपने बेवजह मुझ पर हमला क्यों किया? इतना कहने के बाद प्रेम गुरुदेव की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इधर प्रेम के मुंह से यह बात सुनकर गुरुदेव के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। खुद राम सहाय भी रामसर को अच्छी तरह से याद था कि उसी ने प्रेम को गुरुदेव के बारे में बताया था। तो भला वह गुरुदेव से कब मिला? प्रेम को अपनी तरफ आता हुआ देखकर गुरुदेव प्रेम से कहते हैं, राज कैसा राज, और तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? साफ साफ कहो। प्रेम मुस्कुराते हुए गुरुदेव के पास आता है और उनके चारों तरफ एक चक्कर लगाकर फिर उनसे दूर जाकर खड़ा हो जाता है और ऐसे जताता है मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह गुरुदेव को जवाब देने की बजाय कनक की तरफ मुड़कर देखते हुए कनक से कहता है, अपने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली और खुद अपनी भी तलाशी दी। क्या आपने गुरुदेव की तलाशी लिए? क्या पता जो चीज आप ढूंढ रही हैं वह गुरुदेव के पास मिल जाए। कनक प्रेम की बात सुनकर चौंक जाती है। राजकुमार तेजस को भी प्रेम की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह प्रेम पर चलते हुए कहता है, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? भला मेरे गुरुजी मेरी ही चीज को क्यों चोरी करेंगे? गुरुदेव भी समझ चुके थे कि उनके सामने खड़ा यह लड़का जरूर उल्टी खोपड़ी का इंसान है, क्योंकि वह बेवजह गुरुजी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए गुरुदेव अपने बचाव में सफाई देते हुए कहते हैं, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें डराने के लिए वह हमला किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह हमला इतना घातक निकलेगा। गुरुदेव की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, केवल डराने के लिए यह गुरुदेव कितने झूठे इंसान हैं।
असल में गुरुदेव झूठ बोल रहे थे कि उन्होंने प्रेम पर हमला केवल उसे डराने के लिए किया था। असल बात तो यह थी कि जब से प्रेम ने अपने कुष्ठ रोगी हाथ दिखाए थे तभी से गुरुदेव को प्रेम पर संदेह हो गया था, इसलिए गुरुदेव उसे सबक सिखाने के लिए उसे घायल कर देना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे प्रेम बच गया था। अपनी बात को दोबारा कहते हुए प्रेम राजकुमार तेजस से कहता है, राजकुमार आप सच में बुद्धिमान है, आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर किस व्यक्ति की तलाशी नहीं ले गई है। अगर आप चाहे तो मेरी बात को झूठा साबित करने के लिए गुरुदेव की तलाशी ले सकते हैं। अगर मेरी बात झूठी निकली तो मैं सबके सामने गुरुदेव से माफी मांग लूंगा। प्रेम की बात सुनकर एक पल राजकुमार तेजस प्रेम को देखता है और फिर ना चाहते हुए भी अपने गुरुदेव की तरफ मुड़कर कहता है, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक राजकुमार होने के कारण मुझे अपना कर्तव्य अच्छे से निभाना चाहिए। राजकुमार तेजस की बात सुनकर गुरुदेव समझ गए थे कि अब राजकुमार उसकी तलाशी लिए बिना नहीं जाने देंगे, इसीलिए वह भी अपनी तलाशी देने के लिए मान जाते हैं। लेकिन गुरुदेव को क्या पता था कि उनके साथ अभी जो होने वाला है वह उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजकुमार खुद गुरुदेव के पास जाकर उनकी तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर तलाशी लेने के बाद राजकुमार तेजस के हाथों में कुछ आता है, जिसे पकड़कर राजकुमार अपने हाथ गुरुदेव के वस्त्रों से बाहर निकाल लेते हैं। राजकुमार तेजस के हाथों में और कुछ नहीं बल्कि देवकला और सुमति के हार थे। गुरुदेव का ध्यान अभी तक राजकुमार तेजस के हाथों पर नहीं गया था, इसलिए वह प्रेम की तरफ गुस्से से देखते हुए कह रहे थे, मैंने कहा था ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिना वजह राजकुमार मेरी तलाशी। लेकिन इससे पहले गुरुदेव अपनी बात खत्म करते प्रेम गुरुदेव को राजकुमार तेजस की तरफ देखने का इशारा करता है। प्रेम का इशारा देखकर गुरुदेव का ध्यान राजकुमार तेजस के हाथों की तरफ जाता है, जिसमें 2 हार थे। दोनों हारों को देखकर गुरुदेव हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि यह दोनों हार उनके पास से कैसे निकले। गुरुदेव के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोग राजकुमार तेजस के हाथों की तरफ देख रहे थे, जिसमें 2 चमकदार हार थे। कनक राजकुमार तेजस के हाथों में दोनों हारों को देखती है, फिर प्रेम की तरफ देखती है। उसे पूरा यकीन था कि हो ना हो इन सब में इस चेहरे ढके आदमी का ही हाथ है। गुरुदेव 2 कदम पीछे लेते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, यह सब झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है। यह हार मैंने चोरी नहीं किए। गुरुदेव के सामने उन्हें चोर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसीलिए वहां पर मौजूद सभी लोग चुपचाप खड़े थे। राजकुमार तेजस को समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे बात कैसे करें। तभी उसे प्रेम की आवाज सुनाई देती है, जो राजकुमार तेजस से कह रहा था, राजकुमार सारे सबूत आपके सामने है, क्या अब भी आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? प्रेम ने राजकुमार तेजस से यह बात इस तरह से कही थी कि राजकुमार तेजस इतने लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे नहीं हट सकता था। इसीलिए वह कुछ सोचकर प्रेम से कहता है, ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं कि आप निर्दोष हैं और चोरी मेरे गुरुदेव ने की है, इसलिए मैंने आपके साथ जो भी बदसलूकी की है उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूं अपनी माफी के तौर पर। इतना कहकर राजकुमार तेजस अपने पास से एक काला पंख निकलकर प्रेम को देते हुए कहता है, भाई यह पुरातन दिव्या पक्षी का पंख है, इससे तुम हारी वायु तत्व की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी और इससे तुम हवा में उड़ने की भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार तेजस के हाथ में उस काले रंग के पंख को देखकर वहां पर मौजूद कई लोगों की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है। उन सभी को पता था कि दिव्या पुरातन पक्षी बहुत दुर्लभ था और उसकी शक्तियां भी बहुत अधिक थी, इसीलिए उसका एक पंख भी मिलना बहुत दुर्लभ था। लेकिन आज इतने अमूल्य पंख को केवल माफी के लिए किसी को देते देखकर बहुत लोगों को प्रेम से जलन होने लगी। प्रेम को राजकुमार तेजस पर पहले से ही विश्वास नहीं था, इसीलिए वह राम सहाय की तरफ देखता है कि राजकुमार तेजस सही कह रहे हैं या नहीं। प्रेम का इशारा देखकर राम सहाय समझ जाता है कि प्रेम उससे क्या पूछना चाहता है, इसलिए वह अपना सर हाँ में हिला देता है। यह देखकर कि राम सहाय राजकुमार तेजस की सभी बातों को सही साबित कर रहा है, वह बिना किसी हिचक के वह पंख अपने पास रख लेता है। वैसे भी आगे चलकर उसे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ने ही वाली थी। प्रेम को काला पंख लेते देखकर राजकुमार तेजस के चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई देती है, लेकिन इसके उल्ट गुरुदेव का चेहरा गुस्से से और ज्यादा काला होता जा रहा था। गुरुदेव अपने मन में गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर यह इंसान है कौन? पहले मुझे बिना अपराध के अपराधी बना दिया और अब मुफ्त में दिव्या पुरातन पक्षी का पंख भी ले रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अगर मैंने तुम्हें सबक न सिखाया तो मेरी सारी विद्या व्यर्थ है। प्रेम इस बात से अनजान था कि गुरुदेव उसे सबक सिखाने का मन बना लिया है। प्रेम पंख को रखते हुए ऐसे कहता है, मानो सारी गलती राजकुमार तेजस की ही हो। राजकुमार अब अपने मान लिया है कि मैं निर्दोष हूं।
तो अब मुझे चलना चाहिए और अब मैं गुरुदेव का सारा मामला आप पर छोड़ता हूँ। इतना कहकर प्रेम राम सहाय को चलने का इशारा करता है और नीलामी घर के मालिक के कमरे की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही गुरुदेव अपना पैर पटककर वहां से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे राजकुमार तेजस भी निकल जाता है। उन दोनों के जाते ही नीलामी घर में काम करने वाले सभी लोग अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं, सिवाय कनक को छोड़कर। कनक चुपचाप एक जगह खड़े होकर अभी जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रही थी। उसे पूरा यकीन था कि गुरुदेव ने वह हार चोरी नहीं किया था, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जिस आदमी ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया और इतना बवाल मचा दिया है, आखिर वह इंसान आगे क्या करने वाला है। कनक को इतना तो अंदाजा लग गया था कि हो ना हो वह अंदर जाकर अपना हार वापस मांगेगा, और कनक ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। कनक यह सब सोच ही रही थी कि नीलामी घर में काम करने वाला एक आदमी कनक के पास आकर कहता है, कनक आपको मालिक बुला रहे हैं। आदमी की बात सुनकर कनक बिना देर लगाए नीलामी घर के मालिक के कमरे के अंदर चली जाती है। अदर जकर कनक को सामने ही एक नकाबपोश आदमी बैठा दिखाई देता है। राम सहाय ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया था। कनक के अंदर आते ही मालिक कनक पर चिल्लाते हुए कहता है, कनक तुम इन्हें इनकी चीज वापस कर दो। मालिक की बात सुनकर कनक कहती है, लेकिन वो दोनों हार इनके नहीं है, यह इन्होंने चोरी किए हैं। कनक की बात सुनकर मालिक कुछ कहता उससे पहले प्रेम कनक से कहता है, क्या इस नीलामी घर में अपनी चीज नीलामी करवाने के लिए मुझे इतना कुछ सहना होगा। असल में प्रेम ने अभी जो कुछ भी बाहर हुआ था उसके बारे में नीलामी घर के मालिक को कुछ भी नहीं बताया था। प्रेम ने उसे बस इतना बताया था कि जो हार चोरी हो गए थे वह मिल गए हैं और अब उसे वह दोनों हार वापस चाहिए। प्रेम की बात सुनकर नीलामी घर का मालिक कनक की तरफ घूरते हुए उससे पूछता है, आखिर बात क्या है और यह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। नीलामी घर के मालिक के पूछने पर कनक ना चाहते हुए भी जो कुछ भी बाहर हुआ था वह सब बता देती है। कनक से सारी बात सुनकर नीलामी घर का मालिक कनक पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपने विशेष मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव होने देना चाहिए था। तुमने मुझे आकर इन सब के बारे में बताना चाहिए था। कनक अपने मालिक की बात सुनकर अपना सर शर्मिंदगी से नीचे कर लेती है, लेकिन कनक की इस शर्मिंदगी का प्रभाव प्रेम पर नहीं पड़ा और वह नीलामी घर के मालिक की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, अब आप दोनों अपनी लड़ाई बाद में करना, पहले मुझे मेरे दोनों हार वापस कर दीजिए। वैसे भी मेरी यहाँ पर काफी बेइज्जती हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता हूँ। प्रेम की बात सुनकर नीलामी घर का मालिक डर जाता है। उसे डर प्रेम का नहीं था, उसके पास इतनी ताकत थी ही कि वह प्रेम जैसे 10 लोगों को आराम से हरा सकता था। लेकिन बात यहाँ पर महल से जुड़े होने की थी, क्योंकि राम सहाय ने अपना संबंध राजमहल से बताया था। नीलामी घर का मालिक बिना देर किए कनक के हाथों से हार लेकर प्रेम को दे देता है और उसे बाहर तक छोड़ने आता है। कनक ना चाहते हुए भी प्रेम को वहां से जाने देती है। टू बी कंटिन्यू, प्लीज लिसन मोर टू द नेक्स्ट एपिसोड।